इमेजिन करिए, आप आज से लगभग 500 साल पहले जापान के एक गांव से गुजर रहे हैं। आपके साथ कुछ और लोग हैं और आपको देखने के लिए आसपास इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि अगर कोई घर से देख रहा है तो उसके घर की दीवार टूट रही है, अगर चर्च के पास खड़ा है तो चर्च की दीवारें टूट रही हैं। पूरा मतलब भीड़ हो चुकी है सिर्फ आपको देखने के लिए। ये सुनने से लगता है कि किसी मूवी का होगा या किसी रॉकस्टार के लिए ऐसा होता होगा, पर ये रियल में हुआ था एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जापान का, बहुत लोग कहते हैं, पहला ब्लैक सामुराई था। इसका नाम था यासुके। 2025 में एक बहुत फेमस वीडियो गेम आया था, इसका नाम था असैसिन्स क्रीड शैडोज। इसमें जो मेन प्लेबल कैरेक्टर है उसका नाम भी यासुके है। तो उस गेम के रिलीज होने के बाद सडनली यासुके के बारे में बहुत इंक्वायरीज होने लगी कि एग्जैक्टली इंसान कौन था, क्या सच में एक ब्लैक सामुराई था। उसके पहले नेटफ्लिक्स पे एक एनिमे भी है यासुके नाम की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बोजमैन चैडविक जिन्होंने ब्लैक पैंथर का रोल किया था मार्वल की मूवीज़ में, वो एक पिक्चर करने जा रहे थे, एक डील उन्होंने साइन कर ली थी जिसमें यासुके का किरदार निभाने जा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि एक मेन स्ट्रीम हॉलीवुड मूवी में यासुके यानी एक ब्लैक अफ्रीकन कैरेक्टर को सामुराई की तरह दिखाने जाने वाला था। पर फिर क्योंकि उनकी मौत हो गई बाद में, तो इस पिक्चर को उस समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। पर फिर से बात चल रही है कि इस पर एक पिक्चर बनाई जाएगी। तो एग्जैक्टली ये यासुके थे कौन? कैसे एक ब्लैक फाइटर अफ्रीका से निकल के सीधा जापान पहुंच जाता है और वहां पे इतना फेमस हो जाता है कि इसको लोग देखने के लिए इतने इकट्ठे हो गए। और एक बहुत कमाल की बात है, यासुके क्या सच में एक सामुराई थे? तो उनके सामुराई होने के स्टेटस पे भी बहुत कंट्रोवर्सी है। तो इनकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे ये इतने पॉपुलर बने, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जिज्ञासिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाता हूं जिसमें किसी बड़े टॉपिक को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं एपिसोड बाय एपिसोड जाता हूं, या फिर अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका हिस्टोरिकल साइड क्या है उसके बारे में बात करता हूँ। कई बार स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स के वीडियोस मैं अक्सर बनाता रहता हूँ। तो अगर ये सारे बेनिफिट्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बिल्कुल साइड में एक ज्वाइन बटन है, उस पर आप क्लिक करिए तो आपको अलग अलग पर्क्स दिखाएगा, लेवल्स दिखाएगा। जो आपको ठीक लगता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं यासुके की। कहानी शुरू होती है मिड 1500s के जापान से। ये जापान की हिस्ट्री का एक बहुत टर्बुलेंट, या आप कह सकते हैं बहुत कौतूहल वाला समय था, क्योंकि इस समय जापान में अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, उस लेवल की हिंसा हो रही थी। जो जापान की लास्ट स्टेबल शोगुनेट थी, उस समय जापान की जो मिलिट्री गवर्नमेंट होती थी उसको शोगुनेट कहते थे। तो लास्ट शोगुनेट 1467 में कोलैप्स हो गई थी और उसके बाद पूरे जापान में सिविल वॉर हो गया था। अब सिविल वॉर में एक्चुअली कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? उस समय जापान की जितनी भी टेरिटरी थी उसको अलग अलग हिस्सों में कुछ कुछ लोगों ने कंट्रोल करके रखा था। आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, उसका कोई बाहुबली होता था, या इंग्लिश में आप उसको कह सकते हैं फ्यूडल लॉर्ड होता था, और वही व्यक्ति उस पूरी ज़मीन को कंट्रोल करता था। अब जो लोग उसके लिए फाइट करते थे, जाके दूसरे से लड़ते थे, उनको ही जनरली कैजुअल भाषा में लोग सामुराई कह देते हैं। तो ये जितने भी लॉर्ड्स थे उनको जापानीज भाषा में डायम्योस कहते थे। तो ये सारे डायम्योस आपस में लड़ रहे थे ताकि उनका जो वर्चस्व है, उनका डोमिनेंस है, वो बढ़ जाए। इसको समझने के लिए एक रफ एनालॉजी देनी है अगर, तो आप देखिए आज भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं, पर भारत तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारे लीडर्स इलेक्शन में जीत के आते हैं। पर मान लीजिए कि सारे जितने भी स्टेट हैं उनके अपने अपने एक राजा होते, कोई इलेक्शन से नहीं जीता होता, सिर्फ अपनी ताकत से जीता होता, और सारे स्टेट के राजा कह देते कि वो उनका अपना एक देश है, और वो सारे इंडिविजुअल जितने भी देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं ज़्यादा डोमिनेंस हासिल करने के लिए। कुछ कुछ वैसी सिचुएशन उस समय जापान के अंदर थी। इस सारी खिचड़ी के अंदर जहाँ हर तरफ हिंसा हो रही थी, जो व्यक्ति सबसे ताकतवर बन के ऊपर निकला उसका नाम था ओडा नोबुनागा। नोबुनागा भी एक बहुत ही दिलचस्प हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, क्योंकि नोबुनागा के बारे में आज आप किसी से भी बात करें तो जिससे आप बात करते हैं उसकी क्या पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं, उसकी सोच कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो नोबुनागा का हीरो कहेगा कि विलन। क्योंकि एक तरफ कुछ लोग नोबुनागा को एक बहुत विजनरी लीडर कहते हैं जिसने बहुत लॉन्ग गेम खेला, जो जापान को यूनिफाई करने के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ कुछ लोग इसको एक बहुत रूथलेस, बहुत ब्रूटल कॉम्बैट लीडर कहते हैं। ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को जो चीज़ हासिल करनी थी, अगर उसको हासिल करने के लिए उसको मासूमों को मारना पड़ रहा है, 10,000 लोगों को मारना पड़ रहा है, तो बिना पलक झपकाए एक बार में मार देता था।
इस तरह का बेरहम और ब्रूटल लीडर था। ये कुछ वैसे ही इंसान था जैसे अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस की रेपुटेशन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसने अमेरिका की खोज की थी, हालांकि बात सही नहीं है, पर बहुत लोग ऐसा मानते हैं और बहुत सारे लोग इसको एक बहुत बड़ा विलन मानते हैं। वैसे ही मंगोल एम्परर चंगेज खान की भी वैसी रेपुटेशन है, एक तरफ बहुत निर्दयी राजा और एक तरफ बहुत बड़ा लीडर। कुछ ऐसी रेपुटेशन नोबुनागा की भी थी। नोबुनागा भी एक डायम्यो थे, यानी एक लॉर्ड थे, और उनके आसपास जो बाकी उनके कंपटीशन वाले लॉर्ड्स थे उनसे ज़्यादा एडवांटेज इनके पास इसलिए था क्योंकि ये फायर आर्म्स इस्तेमाल करते थे लड़ाइयों में, जो कि उस समय बहुत सारे डायम्यूज नहीं करते थे। उनको ये अनकन्वेंशनल या फिर गलत लगता था, और इसीलिए अपनी अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी और नई तरह की टैक्टिक्स की वजह से 1570s तक आते आते नोबुनागा ने लगभग आधे जापान को अपने कंट्रोल में कर लिया था, और बाकी जापान पे अभी वो लड़ाई कर रहे थे। उस समय जो जापान की इंपीरियल कैपिटल थी क्योटो, उस पे भी नोबुनागा का कंट्रोल था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय पूरे जापान के अंदर एक इंसान जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था वो था ओडा नोबुनागा। और ये वो दुनिया है, ये वो समय है जहाँ पे यासुके की एंट्री होती है। यासुके की अर्ली लाइफ के बारे में कुछ खास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। हमको इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि यासुके का अपना ओरिजिनल नाम क्या था, क्योंकि ये तो नाम को जापानीज लोगों ने दिया था। पर जितना इनके बारे में लिखा गया है उससे ये अटकलें लगाई जाती हैं कि या तो ये मोजाम्बिक के थे, या यूथोपिया के थे, या साउथ सुडान के थे, अफ्रीका के ही कॉन्टिनेंट से आए थे। यासुके का जब हिस्ट्री में पहली बार जिक्र होता है तो वो जिक्र होता है एज अ बॉडीगार्ड। वो किसी के बॉडीगार्ड थे। किसके बॉडीगार्ड थे? एक इटालियन कैथलिक मिशनरी के, जिनका नाम था अलेजांड्रो वालिनेनो। उस समय कैथलिक लोगों के जो सबसे बड़े लीडर थे पोप ग्रेगरी द 13th, उन्होंने अलेजांड्रो से उनको एक मिशन पे भेजा था कि एशिया के अंदर, या उस समय वो जिसको इंडीज़ कहते थे, इसमें जितने भी एरियाज पड़ते हैं, जितने भी रीजन्स पड़ते हैं, उन सब जगहों पे जहाँ जहाँ पे कैथलिक मिशंस हैं, कैथलिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पे तुम जाओ और उनका मुआयना करो, इंस्पेक्शन करो कि क्या वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ें ठीक से कर रहे हैं, फिनेंसेस कैसे हैं उनके, ये सारी चीज़ चेक करके अगर कुछ गलतियाँ हैं तो उसको ठीक करके वापस आओ। ये मिशन अलेजांड्रो को मिला था क्योंकि वो ऐसी जगहों से गुजर रहे थे जहां बहुत सारे लोग उनके अपने धर्म के थे ही नहीं। अब क्योंकि अलेजांड्रो का ये मानना था कि उनका धर्म उनको हथियार उठाने से मना करता है, पर उनको प्रोटेक्शन तो चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने एक ताकतवर ब्लैक फाइटर को अपने साथ अपना बॉडीगार्ड बनाया, और इसी का नाम था यासुके। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि यासुके एक बहुत ताकतवर स्लेव थे, गुलाम थे, और अलेजांड्रो ने उनकी ताकत को देखा तो अपना बॉडीगार्ड बना लिया। पर कुछ रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि वो पहले से ही एक आज़ाद इंसान थे, पर अपनी फाइटिंग स्किल्स की वजह से, अपनी ताकत की वजह से अपने लोगों में बहुत मशहूर थे, इसीलिए अलेजांड्रो ने अपने साथ उनको मिलाया। अब अलेजांड्रो को उन जगहों से गुजरना था जहाँ पे पोर्चुगीज लोगों की कॉलोनीज थी या पोर्चुगीज लोगों का कंट्रोल था। इनमें से एक जगह थी इंडिया। आज भारत का जहाँ पे कोचीन है, गोवा है, उस समय ये पोर्चुगीज लोगों के कंट्रोल में था, और इन एरिया से गुजर के अलेजांड्रो को सारे कैथलिक मिशंस को, कैथलिक एस्टैब्लिशमेंट्स को चेक करना था। तो इसीलिए माना जाता है कि अलेजांड्रो और यासुके भारत में भी आए थे, कुछ समय यहाँ बिताया, फिर ट्रैवल करते करते आगे मलेशिया गए, फिर चाइना के मकाओ में गए, और फिर घूमते घूमते अल्टीमेटली वो पहुँचे जापान के अंदर। और पहुँचे कब? जब जापान के अंदर वो सिविल वॉर चल रहा था और ओडा नोबुनागा उस समय जापान के आधे जापान पे राज कर रहे थे। ये हम पहुंच चुके हैं 1578-79 तक। अब जापान के अंदर भी अलेजांड्रो को एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना था। जहाँ पे भी कोई कैथलिक मिशन है तो वहाँ जाना था, कुछ समय बिताना था, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन चेक करने थे। इसके वजह से अलेजांड्रो और यासुके कई बार ऐसे एरिया से गुजरते थे जहाँ पे लोगों ने कभी ब्लैक इंसान देखा ही नहीं था, और अगर ब्लैक इंसान देखा भी था तो इतना विशाल 6 फुट 4 इंच का आदमी और इतना ताकतवर इंसान नहीं देखा था। तो बहुत लोगों को उस समय ऐसा लगने लग गया था कि अलेजांड्रो अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर चलता है जिसके पास दैवीय शक्तियां हैं, और इसी वजह से यासुके का जो नाम है वो थोड़ा बहुत ऐसा रीजनल लोगों के बीच में, गांव के कंट्री साइड में लोगों में थोड़ा थोड़ा फैलने लग गया था। अपना पूरा काम करने के बाद, लगभग 2-2.5 साल यहाँ बिताने के बाद, अब अलेजांड्रो को जापान से निकल के वापस वेस्ट में जाना था, अपने पोप को जाके उनको रिपोर्ट देनी थी। अब जैसा आज होता है, हम अगर किसी कंट्री में जाते हैं, फ्लाई करते हैं वहाँ पे, तो हमको पहले वहाँ का वीज़ा लेना होता है, वहाँ लैंड करके इमिग्रेशन करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ चेक कराना होता है। सिमिलरली जब उस कंट्री से हम निकल रहे होते हैं तो भी हमको बॉर्डर सिक्योरिटी या फिर इमिग्रेशन सब कुछ करना होता है, पर उस समय तो ये सब कुछ था नहीं। तो जापान में अगर आप एक बार घुस गए, निकलने के लिए जिस जगह से आप जापान से निकल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, उस जगह का जो सबसे बड़ा लॉर्ड है, जो फ्यूडल लॉर्ड है, उससे आपको परमिशन लेनी होती थी। परमिशन लेनी चाहिए?
और उस समय जहाँ से अलेजांड्रो गुजर रहे थे वहाँ का फ्यूडल लॉर्ड कौन था? ओडा नोबुनागा। तो अब नोबुनागा जी से परमिशन लेने के लिए यासुके और अलेजांड्रो निकल पड़े। अपने साथ ये एक जत्थे को लेकर चल रहे थे जिसमें कुछ और कैथलिक लोग भी थे। जब ये ओसाका के पास से गुजर रहे थे तो इनके आसपास काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और चलते चलते जब इनका ग्रुप फाइनली क्योटो के पास पहुंचा और वहीं पे होनोजी टेम्पल के अंदर नोबुनागा बैठे हुए थे, तब इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि ऐसा कहते हैं कि चर्च के पास जितने लोग इकट्ठा हुए थे चर्च की दीवारें गिरने लगी थी, लोगों के घर की दीवारें टूट रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि स्टैम्पीड हो गया था और कुछ लोग मारे गए थे सिर्फ और सिर्फ यासुके को देखने के लिए। यासुके में ऐसी खास बात क्या थी? जैसे मैंने बताया, उस समय जापान के अंदर हम 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं और एग्जैक्टली देखें तो अप्रैल 1581, उस समय जापान के अंदर लोगों ने इतने विशालकाय ब्लैक कलर के आदमी को, जो देखने से भी बहुत ताकतवर लग रहा है, मस्कुलर लग रहा है, ऐसे लोगों को जनरली नहीं देखा था। प्लस वो चल रहा है ऐसे ग्रुप के अंदर जहां बाकी जो लोग हैं वो कैथलिक हैं और उसमें से एक व्यक्ति जो उनका लीडर है अलेजांड्रो, वो भी देखने में अलग लग रहा है। तो कुछ रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि जब इस ग्रुप में यासुके चल रहे थे तो बहुत लोगों को लग रहा था कि ये भगवान की शक्तियां इसके पास, तो उस भगवान के दर्शन करने के लिए इतने लोग इकट्ठा हो गए थे। तो एक एंगल इसमें ये है और दूसरा एंगल है कि सिर्फ लोगों को ये देखना था कि एक ब्लैक इंसान, अलग तरह का इंसान दिखता कैसा है, इसलिए लोग इकट्ठा हुए थे। लोगों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी। पर जो भी हो, इतने लोग जो इकट्ठा हुए थे उसमें इतना शोर हो रहा था, इतना कौतूहल हो रहा था कि पास में होनोजी टेम्पल के अंदर जो नोबुनागा बैठे थे उन्होंने कहा कि ये शोर बाहर कहाँ से आ रहा है। तो उनके साथियों ने उनको बताया कि जहाँ से शोर आ रहा है उस ग्रुप में एक व्यक्ति है जो 6 फुट 4 इंच का, बहुत तगड़ा है शरीर से और उसका कलर बहुत अलग है। जब उनको बताया गया कि उनका कलर काला है तो नोबुनागा ने कहा नहीं, काला तो नहीं हो सकता, कुछ तो उसने चालाकी की होगी, कुछ पेंट किया होगा, उसको तुरंत मेरे सामने पेश करो। अब अलेजांड्रो और यासुके तो उनसे मिलने जा रहे थे। अब वो सामने नोबुनागा के आए। नोबुनागा ने जब यासुके को देखा तो उनको लगा कि कुछ तो बात है, पर अभी भी उनको भरोसा नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपने साथियों को कहा कि इसको लेके जाओ और इसने जो शरीर पे पेंट लगा के रखा है उसको खुरेच खुरेच के निकालो, उसको रगड़ के निकालो, इसको अच्छे से नहलाओ। अब यासुके को अलग से लेके गए, उनको रगड़ा गया, पर ऑब्वियसली उनके शरीर का कलर तो चेंज नहीं हुआ। और तब नोबुनागा को लगा कि ये कोई चालाकी नहीं है, इस व्यक्ति का कलर सच में ऐसा है और शरीर इसका ऐसा चमक रहा है, इतना ताकतवर है, कुछ तो इसके अंदर बात है। उस समय नोबुनागा के आसपास जितने भी लोग थे उसमें से एक व्यक्ति, एक क्रॉनिकलर था, उसने कुछ डायरीज लिखी थी। उसमें उसने मेंशन किया था कि यासुके की इतनी ताकत थी उसके अंदर कि वो 10 लोगों के बराबर था, 10 लोगों की स्ट्रेंथ अकेले उसके अंदर थी। इसी वजह से हमको ऐसा पता चलता है कि यासुके का जो इंप्रेशन था लोगों के अंदर वो बहुत ताकत वाला था। तो नोबुनागा इतने खुश हुए यासुके से मिलके, उनको भरोसा हो गया कि सच में एक एक्चुअल इंसान है, कोई चालाकी नहीं कर रहा। तब नोबुनागा ने अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा कि दर्शन करो इसके कि कितना ताकतवर इंसान है ये। नोबुनागा इतने खुश थे यासुके से कि उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, कहा जाता है कि कुछ प्रॉपर्टी भी दी, कुछ सर्वेंट्स भी दिए और अल्टीमेटली इतने करीब आ गए कुछ टाइम के अंदर वो नोबुनागा के कि वो अब नोबुनागा की सर्विस में आ गए थे, यानी नोबुनागा के लिए काम कर रहे थे। उनका जो इनर सर्कल था, उनके जो सबसे क्लोज लोग थे, उसमें अब यासुके भी थे। सारे जापानीज लोगों के बीच में एक ब्लैक फाइटर। और इसी जगह से वो बात निकलती है कि जब यासुके एक वॉर लॉर्ड के लिए फाइट कर रहे हैं जो कि सामुराइज करते थे, तो क्या यासुके पहले ब्लैक सामुराई थे जापान के अंदर? इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। बहरहाल यासुके और नोबुनागा के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे और नोबुनागा यासुके को एक भरोसेमंद इंसान मानते थे। अप्रैल से लेके मई 1582 तक नोबुनागा की जो पूरी टीम रहती थी उसमें यासुके भी उनके साथ ट्रैवल करते थे, कैंपेन पे जाते थे। तो एक बार वो कोशु के रीजन में एक कैंपेन कर रहे थे जिसको नोबुनागा के सबसे बड़े बेटे लीड कर रहे थे। यहाँ पे जो राइवल वॉरलॉर्ड था उनको जब उन्होंने हराया और नोबुनागा ने जीती हुई टेरिटरीज को जब वो सर्वे कर रहे थे, मुआयना कर रहे थे, तब उनके साथ यासुके भी थे। इसके बारे में उस जमाने के एक जापानीज फाइटर ने अपनी डायरी में लिखा था और उस डायरी में उसने क्लियरली मेंशन किया है कि नोबुनागा के साथ जो टीम थी उसमें एक 6 फुट से लंबा तगड़ा दिखने वाला आदमी था। अगर ये बात सच है कि यासुके कभी सच में एक स्लेव थे, ये भी बात सच है कि अब जापान के सबसे ताकतवर आदमी की टीम का वो हिस्सा थे। नोबुनागा की कहानी एकदम ठीक चल रही थी, वो जापान को पूरा अपने कंट्रोल के अंदर यूनिफाई करने वाले थे। परंतु यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जून 1582 में, 1581 में मिले थे यासुके और नोबुनागा। अगले ही साल
जब नोबुनागा यासुके के साथ अपने कुछ 30 बंदों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो किसी और कैंपेन पे जा रहे थे, रास्ते में वो क्योटो में एक मंदिर के पास रुके। ये वही होनोजी मंदिर था जहाँ पे पहली बार यासुके और नोबुनागा की मुलाकात हुई थी। तो रात उन्होंने यहाँ पे बिताई। अगले दिन इनकी नींद तब खुली जब इनको अपने आसपास बहुत ज़ोर से कैनन्स की आवाज़ें सुनाई पड़ी। ये कैनन्स कौन फायर कर रहा था? नोबुनागा के अपने ही एक बहुत भरोसेमंद जनरल आकेची मित्सुहिदे। और वो इसलिए फायर कर रहे थे नोबुनागा के ऊपर क्योंकि वो नोबुनागा के खिलाफ हो गए थे। खिलाफ क्यों हुए, इसके बारे में अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मित्सुहिदे बहुत एम्बिशियस थे, उनको नोबुनागा को रास्ते से हटा के खुद जापान का लीडर बनना था। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि नोबुनागा ने कभी एक सोशल गैदरिंग में, एक पार्टी में मित्सुहिदे की डिसरिस्पेक्ट कर दी थी। इस चीज़ से वो बहुत नाराज़ थे। अब वो 13,000 बंदों को लेके इन पे हमला करने के लिए आ गए क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत छोटी सी पार्टी लेके कहीं अपने कैंपेन पे जा रहे हैं। अब ये तो क्लियर हो गया था कि 30 बंदों को लेके वो 13,000 को हरा नहीं पाएंगे क्योंकि चारों तरफ से उनको घेरा जा चुका था। अब जैसे कि उस ज़माने में जापानीज़ कल्चर में होता था, अगर आप एक बहुत बड़े फाइटर हो, एक लॉर्ड हो और आप इतने सारे लोगों को लीड कर रहे हो, तो आपको अगर पता है कि आप कोई लड़ाई हार चुके हो या हारने वाले हो, तो आपको एक चीज़ करनी होती थी, इसको सेपुकू कहते थे। इसमें आपको अपनी खुद की जान लेनी होती थी और इसके लिए एक एग्जैक्टली प्रोसेस था। पहले आप अपने पेट पे चाकू मारोगे, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपको डिकैपिटेट करेगा, गला काटेगा। नोबुनागा समझ गए थे कि अब वो यहाँ से बच के जा नहीं पाएंगे, उनका समय आ गया है। तो सबसे पहले ये इस मंदिर के सबसे अंदर वाले कमरे में गए और इनके जो बाकी साथी थे वो बाहर खड़े होकर इनकी रक्षा कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जितना समय हो सके वो नोबुनागा को दे पाएं। इस अंदर वाले कमरे के अंदर नोबुनागा के साथ 2 लोग और थे। एक उनके बहुत चहीते असिस्टेंट थे और एक यासुके। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि नोबुनागा ने यासुके से कहा कि किसी भी लॉर्ड की, किसी भी डायम्यो की जीत तब तक पूरी या लेजिटिमेट नहीं मानी जाती जब तक वो किसी सामने वाले कॉम्पीटिंग डायम्यो का गला काट के लोगों को दिखाए ना। मतलब इस बात को प्रूव करना होता है कि आपने इतने बड़े लीडर को खुद से मारा है और आपने एक्चुअली इसको मार दिया है, आप सिर्फ अफवाह नहीं उड़ा रहे हो। तो तुम क्या करना, जब मैं अपने आप को मार लूंगा तो मेरा गला यहाँ से ले जाना और मेरे बेटे को सौंप देना। ऐसा उन्होंने यासुके को कहा था, ऐसा माना जाता है। पर जो भी हो, नोबुनागा ने यहाँ पे सेपुकू कर लिया, अपने आप को मार लिया और उसके बाद उनका गला काटा उनके एक साथी ने। उसके बाद उनके साथी ने भी सेपुकू किया और उन्होंने यासुके को कहा गला काटने के लिए। यासुके ने इनका गला काट दिया और अब यासुके नोबुनागा का गला लेके यहाँ से किसी तरह से बच के निकल गए। बहुत दूर नहीं जा पाए वो। यहाँ पास में एक दूसरी बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ पे नोबुनागा के कुछ और साथी थे और यहीं पे ये लोग फाइनल स्टैंड करने वाले थे। अब क्योंकि मित्सुहिदे इतने सारे लोगों को लेके आए थे तो साइड वाली बिल्डिंग को भी उन्होंने अल्टीमेटली कैप्चर कर ही लिया और फाइनली यासुके अब मित्सुहिदे के सामने खड़े हुए थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि मित्सुहिदे यासुके को इंसान नहीं मानते थे, उनको डीह्यूमनाइज कर रहे थे। इसीलिए मित्सुहिदे ने अपने साथियों को कहा कि ये इंसान जब है ही नहीं तो इसको मार के हम क्यों टाइम वेस्ट करें, छोड़ो। हालांकि वो यासुके की बेइज्जती कर रहे थे ऐसा बोल के, पर उनका ऐसा कहने की वजह से जो उनके आसपास के लोग थे जो खड़े थे वहाँ पे, उनके मन में ये आ गया कि अगर इनको इंसानी नहीं माना जा रहा है, इनको जापानीज नहीं माना जा रहा है, तो इनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि ये भी सेपुकू करें। क्योंकि अगर आप हारने वाले हो तो आपको सेपुकू करना होता था, पर अगर आप ऐसा नहीं कर पाए और आपके एनिमी ने आपको पकड़ लिया तो आपका एनिमी इस बात को इंश्योर करेगा कि आप ये करो। पर क्योंकि अब मित्सुहिदे ने कह दिया था कि ये हमारे बीच में है ही नहीं, ये अपना इंसान ही नहीं है, तो इसलिए यासुके से एक्सपेक्टेशन नहीं रखा लोगों ने कि ये भी सुसाइड करे और इस वजह से बच गए यासुके। इसके बाद जो यासुके की कहानी है वो एकदम से ठंडी पड़ जाती है क्योंकि कुछ सोर्सेस ऐसा कहते हैं कि इस घटना के बाद यासुके को उनके कुछ क्रिश्चियन साथियों को सौंप दिया गया। इसके बाद वो जापान में ही रुके और अपनी कैथलिक मिशंस पे काम करते रहे या वापस जापान से चले गए, इसके बारे में क्लियर रिकॉर्ड्स नहीं है। अगर जापान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे वापस जाएं तो नोबुनागा को मार दिया गया था। मित्सुहिदे जो जीते थे वो अपनी जीत बहुत दिन तक एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर उनको भी घेर के एक दूसरे जनरल ने मार दिया। ये भी नोबुनागा के साथ पहले काम कर चुके थे और इनका नाम था तोयोतोमी हिदेयोशी। इन्होंने बैटल ऑफ यामाजाकी में मित्सुहिदे को हराया था और फिर आगे जाके हिदेयोशी ने ही नोबुनागा का अधूरा काम पूरा किया और इसीलिए इनको जापान का सेकेंड ग्रेट यूनिफायर कहा जाता है।
इनके 10 साल के अंदर ही जापान के अंदर फाइनली टोकुगावा शोगुनेट बनी, और आप शायद ये नाम जानते होंगे क्योंकि इस शोगुनेट ने आगे आने वाले 250 सालों तक जापान को कंट्रोल में रखा था, जापान पे राज किया था। इसके 10 साल के अंदर ही एयासु टोकुगावा ने टोकुगावा शोगुनेट की स्थापना की, और इस शोगुनेट का नाम आपने सुना होगा क्योंकि इसी टोकुगावा शोगुनेट ने आगे जाके फिर 250 सालों तक जापान पे राज किया था। एक बहुत पॉपुलर टीवी शो है शोगुन नाम का ही, उसमें जो कहानी दिखाई है वो इसी टोकुगावा शोगुनेट की है। तो शोगुन टीवी शो की जो कहानी है वो यासुके की टाइमलाइन के बाद की है। तो यासुके का जापान के कल्चर में, उनकी हिस्ट्री में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत छोटा पर बहुत ज़्यादा वायलेंट है। लगभग 1-1.5 साल तक वो लगातार एक्टिव रहे जापानीज रिकॉर्ड्स में। उसके बाद क्या हुआ उनका, उसके बारे में सिर्फ अटकलें हैं, सिर्फ थ्योरीज हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जापान में रुके थे क्योंकि आज भी ओसाका के पास एक म्यूजियम है, उसमें एक फ़ोटो है जहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक ब्लैक सूमो रेसलर है जो किसी से फाइट कर रहा है, और जो ऑडियंस आसपास खड़ी है उसमें नोबुनागा भी है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो ब्लैक सूमो रेसलर है वो यासुके पे ही आधारित है। उसके बाद काफ़ी रिसेंटली 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के एक प्रोफेसर ने मोजाम्बिक में एक लेटर देखा। उस लेटर में किसी व्यक्ति का जिक्र है जो लगता है डिस्क्रिप्शन से कि यासुके ही है। तो ऐसा माना जा सकता है कि यासुके इस पूरे 1 साल की घटना के बाद भी कुछ समय तक एक्टिव थे, पर उनके बारे में डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। पर 1943 और 44 में जापान के अंदर एक स्कॉलर थे जिनका नाम था मुराकामी नाओजिरो। उन्होंने जो ओरिजिनल जेसुइट्स रिपोर्ट्स थे जिसमें यासुके का जिक्र था उनको ट्रांसलेट किया जापानीज भाषा में ताकि जापान की जनता उसको पढ़ सके। उसके बाद 1968 में एक बच्चों की किताब लिखी गई जो कि हिस्टोरिकल फिक्शन था, पर उसका भी मेन किरदार यासुके था। उसके बाद यासुके धीरे धीरे जापानीज कहानियों में, जापानीज प्लेज में धीरे धीरे नजर आने लगा था। फिर 2017 में एक गेम आया जिसका नाम नियो था, उस गेम के अंदर भी यासुके का एक कैरेक्टर है। फिर फाइनली 2019 में एक किताब लिखी गई अफ्रीकन सैमुराई जिसके ऑथर थे थॉमस लॉकली, और इसी वजह से 2019 के बाद बहुत तेजी से यासुके की कहानी में लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि अगले ही साल बोजमैन चैडविक, वो एक्टर जिसने ब्लैक पैंथर का रोल प्ले किया था मार्वल में, उन्होंने एक डील साइन कर दी थी यासुके का किरदार निभाने के लिए एक मेजर हॉलीवुड मूवी में। 2021 में नेटफ्लिक्स ने एक एनिमे सीरीज बनाई, उसमें भी यासुके की कहानी का कुछ पोर्शन दिखाया है। हालांकि इसमें तो फ्लाइंग रोबोट्स और बहुत मॉडर्न चीज़ दिखाई हैं, पर जो बेसिक प्रेमाइस है वो यासुके की कहानी से काफ़ी मिलता जुलता है। और फिर फाइनली 2025 में एक वीडियो गेम आता है असैसिन्स क्रीड शैडोज। इसमें 2 प्लेबल कैरेक्टर्स हैं, एक लेडी कैरेक्टर है जिसका नाम नेओ है और दूसरा यासुके जो कि एक ब्लैक सामुराई फाइटर है। और इसी के बाद यासुके का जो किरदार है, वो जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, वो फ्रंट एंड सेंटर सारी गेमिंग कम्युनिटी के सामने आ गया, और इसके ऊपर चर्चा होने लग गई कि क्या यासुके एक ब्लैक सामुराई थे। पहले तो कंट्रोवर्सी इस बात पे हो रही थी कि क्यों इतने फेमस गेम ने, इतनी फेमस गेम की फ्रेंचाइजी है ये, क्यों इसने एक जापानीज सामुराई की बात की और एक ब्लैक बंदे को सामने डाल दिया, क्या इनका कोई एजेंडा है। दूसरी बात ये निकली कि क्या यासुके सच में पहले ब्लैक सामुराई थे, पहले फॉरेन सामुराई थे जापान के अंदर। अगर आज भी आप यूट्यूब वीडियोस देखें और रेडिट पे जाके पोस्ट्स पढ़ें तो बहुत लोग ये कहते हैं कि यासुके को ज़बरदस्ती दिखा दिया, एक ब्लैक सामुराई को ज़बरदस्ती दिखा दिया ताकि ब्लैक लोगों की जो ऑडियंस है वो इस कंटेंट के साथ, इस गेम के साथ एसोसिएट कर पाए। पर अगर हम यासुके की कहानी को और इन डेप्थ देखें और इस डेफिनेशन को देखें कि सामुराई एक्चुअली कौन होते थे, बिल्कुल बेसिक भाषा में सामुराई ऐसे फाइटर्स होते थे जो लॉर्ड्स के लिए लड़ते थे। इसके बदले में लॉर्ड्स उनको कुछ स्टाइपेंड मिलता था, उनको कुछ ज़मीन का टुकड़ा मिलता था। बेसिकली अगर आप किसी लॉर्ड के लिए सर्विस आपने बिल्कुल प्रॉमिस करके रखा है उनको, आपने कसम खाई हुई है कि आप उनके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, उनके लिए आप एक्चुअली लड़ते हो, तो उस ज़माने में 1580s में जब सामुराइज की डेफिनेशन लीगली बहुत फिक्स नहीं थी तो आप सामुराई ही थे। क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सालों में सामुराई की डेफिनेशन लीगली बहुत फिक्स हो गई थी, पर उस समय जब यासुके इस पूरे टाइम में जापान के अंदर एक्टिव थे उस समय सामुराई कोई प्रॉपर लीगल डेफिनेशन नहीं थी। तो जिस तरह की ज़िंदगी यासुके जी रहे थे, वो नोबुनागा के लिए सर्व करते थे, वो उनके लिए लड़ाई करते थे, उनको स्टाइपेंड मिलता था, उनके पास अपने नौकर थे, अपनी जगह थी रहने के लिए। इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो यासुके उस हिसाब से एक सामुराई की डेफिनेशन में फिट होते हैं। पर जो लोग इस बात को नहीं मानते, जो इसके क्रिटिक हैं, वो ये कहते हैं कि सामुराई होने के लिए आपकी फैमिली को भी
सामुराई स्टेटस मिला होना चाहिए था। आपको एज अ फैमिली आपकी पूरी ओथ होती थी, आपकी कसम होती थी अपने लॉर्ड के प्रति। तो क्योंकि यासुके का कोई हेरिडिटरी सीन नहीं था यहाँ पे, उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं थी, तो उनको सामुराई नहीं माना जा सकता। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं यासुके के सामुराई स्टेटस को लेकर। कंट्रोवर्सी हुई है इस किताब से, अफ्रीकन सामुराई, इसको लिखा है थॉमस लॉकली और जॉफ्री जिरार्ड ने। इसमें नॉन फिक्शन के जॉनर में इस किताब को पब्लिश किया गया था और इसमें ऐसा बताया गया है कि जो जो घटनाएं इस किताब में लिखी गई हैं वो एक्चुअली हुई थी। पर वहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हैं इस किताब में जो कि एक्चुअली हुई थी, उसका कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है। एक पर्टिकुलर घटना है जो कि पेज नंबर 233 पे है। इसमें ना एक इंसिडेंट है जहाँ बताया जा रहा है कि यासुके और नोबुनागा पे कुछ निंजाज हमला कर देते हैं और इस हमले में यासुके और नोबुनागा बिल्कुल साथ साथ लड़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के, और कुछ यंग निंजास को यासुके मारते हैं। ये जिस तरह से सीन इस किताब में, इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, ऐसा लगता है कि मूवी का सीन है और बहुत ड्रामेटिक है पढ़ने में, और जब इसको आप स्क्रीन पे देखेंगे किसी पिक्चर में तो बहुत अच्छा लगेगा। पर कंट्रोवर्सी इस बात की है कि ये इंसिडेंट जिस जगह से इस ऑथर ने लिया है वो एक्चुअली 2003 की किताब है जो कि एक दूसरे हिस्टोरियन ने लिखी थी, और वो जो 2003 की किताब है उस ऑथर ने जहाँ से ये इंसिडेंट के बारे में पढ़ा है वो एक 18th सेंचुरी का सोर्स है जो कि अगेन एक किताब है। प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है कि इस किताब के ऑथर ने एक ऐसी फाइट को, एक ऐसी घटना को रियल बता दिया है अपनी किताब में जो कि एक्चुअली हुई थी, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, और अगर हुई थी तो उसमें यासुके इन्वॉल्व थे कि नहीं इसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन है ही नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से इस किताब को काफ़ी बैकलैश मिला, और जो इस किताब के बारे में कंट्रोवर्सी हुई वो तब ज़्यादा बढ़ गई जब असैसिन्स क्रीड शैडोज गेम रिलीज हुआ था, क्योंकि उस गेम ने जो अपनी स्टोरी लाइन डेवलप की है वो इसी किताब के ऊपर की है। अगर आप ये किताब चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे वो डिस्कशन शुरू हो गया कि जब आप कोई भी पीस ऑफ कंटेंट, चाहे वो किताब हो, डॉक्यूमेंट्री हो, कोई सीरियल हो या फिर कोई मूवी हो, उसको आप ऐसा बोल के लोगों के सामने रखते हैं कि ये पीस ऑफ नॉन फिक्शन है, इसमें कुछ नकली नहीं है, सब कुछ असली में हुआ था, और फिर आप कोई फिक्शनल घटना उसमें बताते हैं, तो क्या होता है कि उस फिक्शनल घटना को भी लोग रियल मानने लगते हैं। अगर आप वो किताब पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाय द वे। ओवरऑल बात निकल के ये आती है कि अक्सर जो पॉप हिस्ट्री के रेफरेंसेस होते हैं, यानी हिस्ट्री की ऐसी बातें जो हम अक्सर करते हैं रेगुलर लैंग्वेज में किसी से बात करते समय, जो कि शायद सच नहीं होती, पर वो इतने बार हम उसके बारे में बात करते हैं कि लोग उसको सच मानने लगते हैं। इसमें खतरा ये होता है कि आपने किसी ऐसी चीज़ को रियल बना दिया जो कि रियल नहीं था। अब सीरियस हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो इस बारे में पढ़ाई करते हैं, वो जनरली पॉप हिस्ट्री की चीज़ों को ध्यान नहीं देते, पर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि सीरियस हिस्टोरियंस ऐसे पॉप हिस्ट्री की बातों में इन्वॉल्व नहीं होते। इसकी वजह से ये बातें एक्चुअली कोई क्रिटिक नहीं करता, उसको कोई काटता नहीं है, और वो बातें धीरे धीरे कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, लोगों की मेमोरी के अंदर कमिट होने लगती हैं। इसीलिए एक बहुत फेमस कोट है हिस्टोरियंस को लेके कि पॉप हिस्ट्री एक लोडेड गन है जो कि अनअटेंडेड है, किसी ने ऐसी छोड़ दी है, और जब उस लोडेड गन को कोई चेक नहीं करता, यानी हिस्टोरियन उस गन को देखते नहीं आके, तो कोई भी व्यक्ति उस गन को उठा लेता है और पॉप हिस्ट्री के किसी रेफरेंस को अपने एजेंडा के हिसाब से तोड़ मरोड़ के जनता के सामने रखता है और लोग उसको बिलीव करने लगते हैं। एज ए सोसाइटी ये एक बहुत ही डेंजरस बात होती है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे कंट्रीज़ में जब इलेक्शंस होते हैं तो कैंपेनिंग के दौरान लोग किसी एक हिस्टोरिकल फिगर की ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जो कि एक्चुअली हुई नहीं थी, और वो उस बात को लोग सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पॉप हिस्ट्री की चीज़ थी, वो कोई घटना का जिक्र था, उस चीज़ को कभी किसी सीरियस हिस्टोरियन ने क्रिटिक किया ही नहीं। तो यासुके की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक अफ्रीकन सामुराई या एक अफ्रीकन फाइटर की कहानी नहीं है। ये कहानी हमको एक बड़ी चीज़ को सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर एक जापानीज कल्चर के अंदर बाहर का कोई व्यक्ति आता है जो कि अफ्रीका से आया है, उस कैरेक्टर को जापानीज जनता और बाकी जनता जो जापान की नहीं है, जो सामुराई की बहुत रिस्पेक्ट करती है, वो उस बाहर से आने वाले कैरेक्टर को, एक अफ्रीकन व्यक्ति को कितना एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।